हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग वो देख लीजिए। फास्ट रिवीजन चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त आपका रिवीजन होगा इन क्लासों से। और बाद में मैं इनकी एक मैराथन भी बना दूंगा, इससे आपको और बेस्ट तरीके से आपका रिवीजन हो सके। तो महाजनपद काल को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपद जो कि आपका क्या है, एक ऐसा टाइम पीरियड था जब वैदिक काल समाप्त हो रहा था, समाप्त हो ही गया था, तब जाके इस काल का एक तरीके से उदय होता है। और इसमें ही आपके जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है वो इसी टाइम पीरियड में आपके क्या हैं, आते हैं। मैंने वो आपको पढ़ा दिए हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे पढ़िए। अब देखिए, 16 महाजनपद का जो उदय होता है ना, ये महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व भी आपका हो जाता है। जो हमने महात्मा बुद्ध पढ़ा था ना 563 बीसी में, आपका 600 बीसी में ही आपका स्टार्ट हो जाता है। और इसकी जो जानकारी मिलती है दोस्तों, वो हमको कहाँ से मिलती है? इसकी हमको जानकारी मिलती है ये 6000 बीसी के आसपास, मतलब 6th सेंचुरी जो बीसी होती है ना, उसके टाइम पीरियड में ही आपका ये स्टार्ट हो जाता है। इसे द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। और इसकी मैं जानकारी की बात कर रहा था, तो इसकी जो जानकारी है वो हमको दो ग्रंथों से मिलती है। एक तो आपका है बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, मैंने आपको पढ़ाया था। और एक है आपका जैन धर्म का, आपका जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ये दो ग्रंथ आपके क्या है, महाजनपद के बारे में हमको जानकारी देते हैं। और इस टाइम पे जो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, महाजनपद टाइम के काल में आपको बताया जाता है, इस समय 62 नए धर्मों का उदय हुआ था। अलग अलग धर्म आपके निकल के आए थे, बहुत सारे धर्म यहाँ पे डेवलप हुए थे। लेकिन जो इनमें से दो मेजर आपके धर्म थे वो आपके कौन से थे? आपके बौद्ध धर्म थे और आपके क्या थे, जैन धर्म थे। इन्होंने ही अपना वर्चस्व बना पाया था। अब ये देखिए, 16 महाजनपद की जानकारी जो है मैंने ये यहाँ पे आपकी रख दी है। यहाँ पे राजधानियाँ और उनकी मैंने क्या रख दिया है, उनके राजधानी और जनपद के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, अंग एक आपका महाजनपद है जिसकी राजधानी आपकी चंपा है। काशी है एक जनपद जिसका आपका क्या है, वाराणसी राजधानी है। कंबोज की आपकी हाटक है। और ऐसे ही गंधार की तक्षशिला है। और कुरु की इंद्रप्रस्थ है। और सूरसेन की आपकी मथुरा है। वत्स की आपकी कौशाम्बी। मगध जो कि सबसे फेमस आपका निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, पाटलिपुत्र, उसकी राजधानी होगी पाटलिपुत्र। और इधर देखिए आप लोग, ये देखिए पंचाल, पंचाल की राजधानी आपकी काम्पिल। कौशल की श्रावस्ती, बज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनगर, चेदी की सुक्तिमती, अवंती की उज्जैन, मत्स्य की विराटनगर। और अस्मक, अस्मक की आपकी क्या है, पोटली, या इसको पैठान भी कहते हैं इसकी राजधानी को। अभी हम देखते हैं, थोड़ा मैप से इसको देख लेते हैं। ये देखिए, आपके लिए मैं बहुत अच्छे से मैप लेके आया हूँ। ये देखिए आप लोग, ये आपका क्या है, उस टाइम का भारत का नक्शा है। और उस टाइम के भारत के नक्शे के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। ये भारत का नक्शा तो इसी टाइम का है, लेकिन मैं उस टाइम का फिगर आपको दिखाता हूँ, उसके जनपद दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए। ये आपका क्या लिख रहा है, कंबोज। कंबोज जिसकी राजधानी आपकी क्या है, हाटक, जो कि पाकिस्तान में है। सबसे आपका क्या है, नॉर्दर्न आपका क्या है, वो महाजनपद है। और उसके बाद आपका ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, बिंदु जो दिख रहे हैं, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। जो बिंदु आपको दिख रहे हैं, ये आपका क्या है, गांधार, और इसकी राजधानी तक्षशिला। ये दोनों के दोनों महाजनपद आपके कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में। फिर ये देखिए कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली और हरियाणा वाला इलाका है ना, वो आपका है कुरु इंद्रप्रस्थ। और कहते हैं कि दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ ही था, ऐसा भी माना जाता है। कहीं कहीं ढिल्लिकापुरी भी मिलता है, लेकिन जो ओल्डेस्ट नेम है ना, वो आपका इंद्रप्रस्थ के ही नाम से जाना जाता है, क्योंकि वही आपका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे पंचाल, ये आपका क्या है, पंचाल, पंचाल की राजधानी है आपकी अहिच्छत्र। आपको बखूबी आपको इसमें क्या है दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे पंचाल के बाद आपको एक और महाजनपद दिख रहा होगा जिसका नाम है कौशल। और कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, जो फैजाबाद अयोध्या वाला जो इलाका है वहाँ पे आपका ये पड़ता है। यूपी में ही है आपका, ये आपका यूपी में, ये भी आपका यूपी में। और मल्ल जो कि कुशीनगर इसकी राजधानी है, ये भी आपका यूपी में है। तो एक यूपी, दो यूपी, तीन यूपी, ठीक है। और आपका क्या है, काशी, काशी जिसकी राजधानी आपकी क्या है, वाराणसी, बनारस, ये भी आपका यूपी में है, चौथे नंबर का हो गया। और ये आप लोग देखिए, ये आपका क्या है, बज्जी, बज्जी आपका कहाँ पे है, बिहार में है, वैशाली, बज्जी की राजधानी वैशाली, जो कि बिहार में है। यहीं की जो आपकी क्या है, नगर बधू क्या बोलता हूँ मैं, अमरपाली जो थी ना, वो थी।
जो आपके क्या बोलता हूँ बौद्ध धर्म में आई थी, और क्या मैं कहता हूँ उन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ में भी शामिल हुई थी। और अंग ये है आपका अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी आपकी चंपा है, ये भी आपका बिहार में ही है। ये आपका मगध है, और मगध की राजधानी आपकी क्या है, राजगीर है, जो कि पटना वाले बिहार वाले इलाके में पड़ता है। तो हमने अभी तक कितने देखे, 1 यूपी देखा, 2 यूपी, 3 यूपी, 4 यूपी के देख लिए। अब ये देखिए, ये वाला आप देखिए जिसका नाम है बत्स। बत्स की राजधानी है कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद और यूपी में लगता है ना, वो वाला एरिया है। तो आपके 5 हो गए यूपी के। हाँ सर, 5 हो गए। अब ये देखिए चेदी, चेदी है ये सुक्तिमती। क्या है, सुक्तिमती आपका क्या है, ये चेदी में है। ये एमपी में आपका पड़ता है। और ये अवंती आपका है, ये भी आपका कहाँ पे, ये भी आपका कहाँ पे, ये भी आपका क्या है, अवंती महिष्मती, जिसकी राजधानी है, ये उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये आप एक देखिए सूरसेन मथुरा, ये तो आपका यूपी में ही है। ये भी आपका कहाँ पे, यूपी में ही है दोस्तों। ये भी आपका यूपी में। कितने हो गए आपके, 6 आपके हो गए यूपी के अभी तक मैंने देखा। और ये आपका क्या है, ये मत्स्य का विराटनगर है। मत्स्य विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये जयपुर राजस्थान वाले इलाके में। और ये एक आपका अस्मक है जो पोटली, जिसकी राजधानी है, या फिर ये गोदावरी क्षेत्र है ना, उसके आसपास का, इसको पैठान भी कहते हैं। तो ये आपके क्या है, यहाँ पे देखिए यूपी के कितने, जो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। एक है आपका, एक क्या हो गया आपका यूपी में, आपका एक ये है, एक ये है, 2 3 4, 4 हो गए आपके यूपी में। और ये आपका 5वां ये हो गया, और आपका छठा ये मथुरा हो गया। तो 6 मेरे ख्याल से यूपी में है। कहीं कहीं पे ये डाटा थोड़ा गलत मिल जाता है, 8 और 7 बता देते हैं। और ये आपके कितने हैं, मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताया कि 6 आपके यूपी में महाजनपद लगते हैं। देखिए यहाँ पे कंबोज और गांधार, ये आपके पाकिस्तान में इलाके में। ये आपका कुरु है, ये पंचाल है, ये कौशल है, ये बज्जी है, ये मल्ल है, ये अंग है। काशी, मगध, बस, चेदी, मत्स्य, अवंती, ये आपका अस्मक है, ये आपका सूरसेन है। ये आपके यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे कि लगभग उत्तर भारत में ये एकमात्र आपका महाजनपद है जो दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलता है। और ये कौन सी, 600 BC के आसपास की बात है। अब यहाँ पे आइए, इनकी राजधानियों को देख लीजिए। अभी तो मैंने बताया था, लेकिन फिर से इनकी डिटेल आप चीज़ें देख लीजिए, एक बार डिटेल में आप लोग देख लीजिए, जैसे कि वहाँ पे क्या चीज़ महत्वपूर्ण भी है, ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि ये जो राजधानी है अंग, मतलब अंग राजधानी नहीं, अंग आपका जनपद है। अंग की राजधानी है चंपा। और ये वर्तमान स्थिति आपकी कहाँ पे, मुंगेर। मुंगेर जो बिहार वाला जिला है वहाँ पे है, भागलपुर, मुंगेर, और जो बिहार में लगता है ये। और यहाँ पे शासक थे एक ब्रह्मदत्त नाम के एक व्यक्ति थे, जो शासन यहाँ पे करते थे। और जो अंग आपका है ना, अंग आपकी जो अंग की राजधानी जो चंपा है ना, उसका जो वास्तुकार है वो आपका कौन है, महागोविंद नाम एक व्यक्ति है, जिसने अंग की राजधानी चंपा को सजाया था, या उसको एक तरीके से उसका वास्तुकार कहलाता है, उसको बनाने वाला कहलाता है। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और इसके शासक थे अश्वसेन। अश्वसेन आप जानते हैं ना कौन है, ये अश्वसेन वही हैं जो ऋषभ देव है ना, हाँ, जो 23वें आपके तीर्थंकर थे ना, पार्श्वनाथ ना थे ना, उन्हीं के आपके क्या थे, उन्हीं के पिता आपके अश्वसेन थे। इसको आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आपका पूछा जाता है, तो इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं करना। अब देखिए गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, ये रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान इलाके में है। पुष्कर सारिन, अवंती नरेश चंद्र प्रदोत को हराया था। पुष्कर सारिन ने, एक राजा है पुष्कर सारिन, इन्होंने अवंती के नरेश, अवंती के राजा थे आपके कौन थे, चंद्र प्रदोत, उनको हराया था। और बिंबिसार ने पुष्कर के दरबार में एक दूत भेजा था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के जो राजा थे ना गांधार के, वो आपके थे पुष्कर सारिन, और इन्होंने अवंती के नरेश चंद्र प्रदोत को हराया था। और बिंबिसार ने पुष्कर के दरबार में एक क्या भेजा था, दूत भेजा था, इसलिए ये रिलेटेड हो जाता है फैक्ट, ऐसे समझिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे कुरु, जो कि आपका दिल्ली, मेरठ, हरियाणा वाला इलाका है। सूरसेन ये आपका मथुरा, ये आपका ये वाला इलाका है। और आपका बस ये कौशाम्बी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, ये वाला इलाका है। मगध की राजधानी तो गिरिब्रिज, राजगृह, पाटलिपुत्र, ये पटना, गया, बिहार वाला इलाका है। और बिंबिसार इसके क्या थे, राजा थे, बौद्ध धर्म को ये मानते थे बिंबिसार। बाद में जैन धर्म में भी आ जाते हैं, लेकिन पहले इनका क्या था, बौद्ध धर्म ही इन्होंने स्वीकार किया था। अब यहाँ पे देखिए और भी इसकी राजधानी, जैसे पंचाल की यही क्षेत्र है, और काम्पिल है।
ये आपकी क्या है, बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद वाला जो इलाका है ना, वो आपका पंचाल में आता है। कौशल की राजधानी आपको श्रावस्ती मिलेगी। और फैजाबाद उत्तर प्रदेश में ये आपका क्या है, इसका लोकेशन है। शासक यहाँ के प्रसन्नजीत थे। प्रसन्नजीत भी आपके बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्ति थे। बज्जी की राजधानी आपको वैशाली या फिर मिथिला भी आपको मिलेगी। ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा जो बिहार वाले जिले, बिहार में है ना, वो आपको ये पड़ता है आपका। और मल्ल, मल्ल की तो राजधानी आपकी क्या है, पावापुरी यानी कुशीनगर, ये दोनों ही राजधानी थी। और कुशीनगर में आपकी क्या है, किनकी डेथ हुई थी, आपके महात्मा बुद्ध की आपकी क्या होती है, डेथ होती है। और पावापुरी में मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि जैन धर्म के जो थे ना 24वें तीर्थंकर, उनकी आपकी क्या है, डेथ होती है। और ये यहाँ पे बुद्ध की मृत्यु हुई थी कहाँ पे, कुशीनंगरा में। तो ये आप याद रखना, ये देवरिया वाले इलाके में आपका लगता है। और आप देखना पावापुरी में हुई थी उनकी डेथ, या कहाँ पे हुई थी, आप लोग बताना मुझको, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं 24 में। और चेदी की राजधानी आपकी क्या है, सुक्तिमती। ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश वाला इलाका है। चेदी की राजधानी क्या है, सुक्तिमती। और यहाँ के शासक थे शिशुपाल। और ये शिशुपाल कौन है, आपको पता है कौन शिशुपाल है? आपने अगर महाभारत देखा होगा तो आपको याद होगा एक सीन, जिसमें आपको देखा होगा श्री कृष्ण को एक व्यक्ति बहुत जलील करता है। और वो कहता है, श्री कृष्ण वो जब वो जलील कर रहा होता है तो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं, और वो और जलील करता है, वो और मुस्कुराते हैं। तो लोग, एक कोई कहता है कि आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, कि वो कहते हैं कि मैं इसके अपराध गिन रहा हूँ कि अभी तक इसके 97 अपराध हो चुके हैं, अगर इसने 100 पूरे कर दिए तो मैं इसका वध कर दूंगा। और ऐसा ही होता है, वो और करता है 3 बार, और श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकाल के उसका वध कर देते हैं। तो ये वही आपका क्या है, शिशुपाल है, वही आपका है। और आपका क्या है, अवंती। अवंती की आपकी क्या है, उज्जैनी यानी महेशमती। मालवा का मध्य प्रदेश, ये मालवा वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश है ना, मालवा का पठार हमने देखा है। और मत्स्य, मत्स्य की राजधानी आपकी विराटनगर है, जो कि जयपुर राजस्थान में है। अस्मक आपका कहाँ पे, ये आपका पोटली या पोथन या पेठान भी कहते हैं। और ये गोदावरी नदी के तट पे है, और दक्षिण भारत का एकमात्र आपका है महाजनपद। और प्रतिष्ठा नदी के तट पर दक्षिण भारत में है, कहाँ पे, प्रतिष्ठा नदी के तट पे है ये, इसीलिए प्रतिष्ठान भी बोलते हैं इसकी राजधानी को। तो ये आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप लोग, ये महाजनपद की और थोड़ी जानकारी। इसमें जो 16 महाजनपद थे, तो 14 तो आपके थे राजतंत्र, और 2 आपके गणतंत्र थे। गणतंत्र जिसमें राजा को चुना जाता है, ना कि वो वंशानुगत होता है। तो पहला जो आपका था, दुनिया का जो पहला आपका गणतंत्र था ना, वो आपका कौन सा था, बज्जी था। बज्जी था। और इसकी जो शुरुआत थी ना, वो लिच्छवी वंश ने गणतंत्र की शुरुआत की थी। और एक और था मल्ल, एक आपका मल्ल था। ये आपके 2 क्या थे, आपके क्या बोलता हूँ, गणतंत्र थे। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपके महाजनपद थे, तो सबसे आपका नॉर्थ में कौन सा था, आपका कंबोज था। सबसे साउथ में कौन सा था, अस्मक था। सबसे वेस्ट में कौन था, अवंती था। और ईस्ट में अंग था। और अंग ये बड़िकों का नगर कहलाता था, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। और अंग महाजनपद को बिंबिसार ने जीत लिया था। अंग महाजनपद को किसने जीता था, बिंबिसार ने जीत के अपने राज्य में मिला लिया था, यानी कि मगध में मिलाया था। और अपने पुत्र अजात शत्रु को सौंप दिया था कि आप इस अंग पे मतलब वो कीजिए। और ये अंग वही है जिसमें आप महाभारत में कर्ण को देखते हैं, अंगराज कर्ण, ये वही आपका अंग महाजनपद है। समझे आप, नहीं समझे फिर भी समझोगे, थोड़ा रिलेट कर देता हूँ। अजात शत्रु को सौंप दिया था। और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो आपका मगध था। और 2 महाजनपद जो भारत से बाहर थे, कंबोज और गंधार थे, यानी कि पाकिस्तान में हैं, थे नहीं हैं। और 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, 8 नहीं है दोस्तों, 6 महाजनपद हैं। कितने हैं, 6 महाजनपद हैं। अभी हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन कहीं कहीं ये डाटा थोड़ा अलग मिलता है। अब मैं एक बार इसको रीचेक करूंगा, किसी अदर सोर्स से देख के करूंगा कि वाकई में ये क्या है मामला, 8 हैं कि 6 हैं। वैसे आप 6 मानना अभी तक, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाए थे। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इस बारे में बाद में भी बात कर लेंगे एक बार। ये आता हूँ मैं कहाँ पे, मगध का जो उत्कर्ष होता है ना, उस पे आता हूँ। मगध का जो उत्कर्ष होता है, अब यहाँ पे आता हूँ। अब देखिए मगध का जो उत्कर्ष होता है, क्योंकि मगध एक सबसे शक्तिशाली राज्य होता है। अब इस पे देखते हैं, सबसे पहले जो आपका वंश आया ना, प्राचीन वंश, वो कौन सा था। तो देखिए सबसे पहले जो प्राचीन वंश आया ना, वो आपका कौन सा था, एक वंश आता है जिसके राजा होते हैं बृहद्रथ। सबसे प्राचीन वंश आता है जिसपे आपके राजा होते हैं बृहद्रथ, चाहे आप उसको बृहद्रथ वंश ही बोल लीजिए, सीधी सीधी बात।
और उस समय जो राजधानी थी वो आपकी क्या थी, गिरिब्रिज थी, यानी कि राजगिर भी कहते थे, गिरिब्रिज भी कहते थे उसकी राजधानी को। इसकी क्या है, मगध की। अब देखते हैं उसके बाद एक राजा आते हैं, हर्यक वंश आता है, और हर्यक वंश का राजा आता है 544 से 442 तक ये हर्यक वंश रहता है, 412 तक। और इसके जो स्थापना करते हैं इस पे हर्यक वंश की, वो बिंबिसार करते हैं, और इनकी राजधानी होती है ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर, सही है। और क्या बताता हूँ, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो आता है, शिशुनाग वंश उसके बाद आता है जो 412 से 344 रहता है। और ये शिशुनाग इसकी क्या है, स्थापना करता है, वैशाली अपनी राजधानी बनाता है। फिर उसके बाद एक नंद वंश आता है, जो जिसका संस्थापक होता है महापद्मानंद, जो कि 344 बीसी से लेकर 322-21 तक रहता है, और इसकी राजधानी होती है पाटलिपुत्र। फिर आते हैं आपके मौर्य। मौर्य आपके 322 से 185 तक रहते हैं, और इनका संस्थापक होता है चंद्रगुप्त मौर्य। ये वो राजा है जो पूरे इतिहास को बदलने वाला है, और इसकी भी राजधानी आपकी क्या होती है, पाटलिपुत्र ही होती है। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं। शायद आज मैं इन सभी को पढ़ा दूंगा जितने भी मैंने अभी आपकी बात की है, मौर्यों तक भी, क्योंकि मौर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा। हर्यक वंश, जिसको पितृहंता वंश कहते हैं, हर्यक डायनेस्टी। पहला राजा बिंबिसार, फिर आपका अजातशत्रु आता है जिसको कुणिक कहते हैं, एक उदायन आता है, और एक आपका आता है नाग दशक। अब देखिए यहाँ पे जो बिंबिसार आता है पहला राजा, उससे शुरुआत करते हैं हम लोग। ये जो बिंबिसार है, इस बिंबिसार को संस्थापक माना जाता है हर्यक वंश का। 544 से 493 तक रहता है, और ये सबसे बड़ा शासनकाल इसका होता है। अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो भारत में अभी तक इतना लंबा शासनकाल किसी ने नहीं किया। ये पहला राजा था जिसने इतना लंबा शासनकाल किया, और ये पहला ही राजा भी था। समझ रहे हो ना, पहला ही राजा था और पहला ही राजा था। 52 वर्षों तक इसने शासन किया था। अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो 52-51 आएगा निकल के। और इसकी राजधानी आपकी क्या थी, राजगिर है। धर्म इसका बौद्ध था। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए इसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, क्योंकि महात्मा बुद्ध की हेल्थ कंडीशन थोड़ी खराब जब हुई थी, तब उन्होंने इसको भेजा था। कार्य इसने क्या क्या किए, एक तो कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति थी इसकी। ठीक है सर। अंग राज्य को जीतकर मगध में मिलाया और अजातशत्रु को सौंप दिया। ठीक है। अवंती के राजा चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए भी जीवक को भेजा था, और जीवक एक आम्रपाली वेश्या का पुत्र था। जो आम्रपाली मैंने बताया था ना, उसका आपका क्या था, ये पुत्र था। और बिंबिसार ने आम्रपाली से विवाह भी कर लिया था, तो ये उसका बेटा भी बन गया था जीवक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं इनकी। इनकी वैवाहिक नीति के बारे में देख लीजिए। वैवाहिक नीति के जरिए इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कैसे किया देखिए, इन्होंने कौशल के नरेश प्रसन्नजीत की बहन जो थी महाकोशला, उनसे शादी कर ली थी, ताकि उनसे अच्छे रिलेशन भी हो गए और उन पे पकड़ भी बन गई। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना, जो महावीर स्वामी की ममेरी बहन भी हैं, उनसे इन्होंने क्या है, विवाह किया था। जो चेटक था, चेटक की आपकी बहन कौन थी, आपकी जो क्या बोलता हूँ, महावीर स्वामी की माता थी, जिनका नाम था त्रिशला। और चेटक की एक पुत्री थी चेलना, यानी कि महावीर स्वामी की ममेरी बहन। उनके साथ इसने विवाह कर लिया था। किसने कर लिया था, इस बिंबिसार ने किया था। और तब क्या हुआ, इस पे जैन धर्म का भी प्रभाव आया फिर। और मध्य देश, यहाँ पे मध्य लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए भद्र देश। भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया था, और चेलना के कहने पर इन्होंने क्या किया था, जैन धर्म को अपना लिया था, क्योंकि ये क्या थी, महावीर की ममेरी बहन थी, तो इसका बनता भी है। और बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया था। एक पुत्र था इनका दर्शक, उसको इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया। परंतु क्या हुआ, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। ठीक है। और इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी कहेंगे, क्योंकि इस अजातशत्रु की भी हत्या कर देगा इसका बेटा। और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, ये भी सही है। इसलिए इसको हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आगे आते हैं दोस्तों, अब अजातशत्रु की कहानी सुनते हैं। ये 493 बीसी में पिता की हत्या करके मगध का राजा बनता है। बचपन का नाम इसका कुणिक था। और मैं आपको एक और टर्म बता देता हूँ, ये जो आपका बिंबिसार था, इसका नाम था श्रेणिक, इसका नाम श्रेणिक था, और इसके बेटे का नाम कुणिक था। ऐसे आप याद रखना। ठीक है। माता इसकी महाकौशला थी। माता इसकी कौन थी, महाकौशला थी। ये कौन सी थी, कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी महाकौशला, तो ये आप याद रखना। और प्रारंभ में ये जैन धर्म का आपका क्या था, अनुयायी था। प्रारंभ में ये जैन धर्म को मानता था।
बाद में ये क्या बन गया था, बौद्ध धर्म का बन गया था। और इसके मंत्री थे बत्सकार की सहायता से इसने वैशाली को मगध में मिला लिया था। इसके एक मंत्री थे बत्सकार, बत्सकार थे जिनकी सहायता लेके इसने मगध में जो वैशाली था उसको भी जीत लिया था। और 493 BC में पहली बौद्ध संगीति भी इसी ने कराई थी अपने शासन के 10 साल बाद। और 461 BC में उदयन द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। और इसने क्या किया था, देखिए इसके बारे में, इसकी पत्नी थी बाजिरा जो प्रसन्नजीत की पुत्री थी। अब ये क्या मामला है, देखिए प्रसन्नजीत कौन थे, प्रसन्नजीत की बहन थी आपकी कौन थी, महाकोशला। और महाकोशला की शादी किससे हुई थी, बिंबिसार की। और महाकोशला की शादी बिंबिसार से हुई थी और महाकोशला का बेटा था आपका अजातशत्रु। अब जो आपका प्रसन्नजीत था उसकी पुत्री थी आपकी बाजिरा, यानी कि इनकी माता की एक तरीके से मैं क्या बोलूं भतीजी थी, यानी कि इनकी क्या थी, इनकी ममेरी बहन थी। तो उनसे इन्होंने क्या कर लिया था, शादी कर लिया था। युद्ध में पराजित किया था प्रसन्नजीत को और शादी कर ली थी। काशी को दहेज में ले लिया था, काशी को दहेज में ले लिया था इन्होंने। कौशल नरेश के थे, काशी दहेज में मांगा था। और महाशिला कंटक और रथमूसल जैसे हथियारों का इन्होंने युद्ध में प्रयोग किया था। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु इन्हीं के काल में होती है, इसी के शासन काल में होती है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग उदयन, उदयन जो आता है, उदयन ये अपने पिता की हत्या करके 461 BC में गद्दी पे आता है और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है। सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी इसी ने बनाया था। सबसे पहले जो पाटलिपुत्र राजधानी बनी थी ना मगध की, वो उदयन के द्वारा बनाई गई थी। कभी कभी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार आपको मिलेगा और वहाँ पे आपको कालाशोक नाम मिलेगा, अजातशत्रु नाम मिलेगा, तो ये आप कंफ्यूज करेंगे। तो उदयन को आप याद रखना, उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और पाटलिपुत्र का जो पुराना नाम था वो कुसुमपुरा था। ये गंगा गंडक सोन नदी के किनारे पर स्थित थी, गंगा गंडक सोन नदी के किनारे पर स्थित। और ये जो धर्म था जैन धर्म का अनुयायी था। ये कौन, उदयन था, जैन धर्म को मानता था। उदयन के 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध मुंडा और नागदर्शक। अनिरुद्ध मुंडा नागदर्शक, अनिरुद्ध मुंडा नागदर्शक, ये इसके 3 पुत्र थे। और अंतिम शासक जो नागदर्शक था, इसकी हत्या किसने कर दी थी, इसी के एक मंत्री थे, शिशुनाग थे। इन्होंने हत्या कर दी और एक नए वंश की नींव डाली, शिशुनाग वंश की नींव डालते हैं। अब देखिए हम अगले वंश पे आते हैं, शिशुनाग वंश पे। शिशुनाग वंश में आप देखेंगे तो ये शिशुनाग डायनेस्टी, जिसको नाग डायनेस्टी भी कहते हैं, 412 से लेके 344 तक रहता है। ठीक है, संस्थापक शिशुनाग हैं और हर एक वंश के शासक जो थे, नागदर्शक का ये अमात्य था और उसकी हत्या करके आया था। राजधानी इसने क्या बनाई थी, वैशाली। देखिए अभी उदयन ने क्या बनाई थी, पाटलिपुत्र, और इसने क्या बना ली थी, वैशाली बनाई थी राजधानी। अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रद्योत, उनको हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अवंती के प्रद्योत को हराकर अवंती को मगध में मिलाया था शिशुनाग ने। तो अवंती को मगध में किसने मिला लिया था, वो शिशुनाग था। ठीक है, किसने मिलाया था, शिशुनाग ने मिलाया था। और अंग को किसने मिलाया था, वो आपका बिंबिसार ने मिलाया था। ऐसे आप याद रखना। ठीक है, हाँ सर ठीक तो है, ये तो आप ठीक बता रहे हो, आप बिल्कुल ही ठीक बता रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम शिशुनाग को ही तो पढ़ रहे हैं। अब इसका पुत्र था आपका कालाशोक, कालाशोक इसका पुत्र था। तो इसको देखिए, अब कालाशोक को 394 से आपका क्या बोलता हूँ 344 तक आपका रहता है। और इसकी राजधानी आपकी क्या है, पाटलिपुत्र। ये पुनः अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाता है। देखिए उदयन ने पहली बार आपकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी, फिर आपकी शिशुनाग ने वैशाली में बनाई, फिर दोबारा कालाशोक ने आपकी पुनः पाटलिपुत्र में बना ली थी। ऐसे टर्म बहुत पूछे जाते हैं जो घूमे हुए होते हैं, इनसे आप कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ। और दूसरी बौद्ध संगीति जो 383 BC में हुई, तो ये जो हुई ना, ये कहाँ पे हुई, वैशाली में हुई। और ये सुब्बा कामी इसके अध्यक्ष थे और शासक थे ये। अंतिम जो शासक था नंदीवर्धन था, इसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी और नंद वंश की स्थापना कर दी थी। तो ये 2 राजा बहुत इंपॉर्टेंट थे, शिशुनाग और कालाशोक। इसके बाद अंतिम था नंदीवर्धन, जिसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी और नए वंश नंद वंश की नींव डाली थी। अब देखिए जो नया वंश महापद्मानंद का आया, इसके रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं। देखिए जो ये वंश आता है ना, इसमें देखिए संस्थापक आपके कौन होते हैं, महापद्मानंद होते हैं। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके
इसकी स्थापना करते हैं। इनके समकालीन एक कवि थे पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है। व्याकरण पर आधारित पहला ग्रंथ था, संस्कृत का पहला ग्रंथ था। अब महापद्मानंद जो है, इसके अलग अलग नाम आपको मिलते हैं, जैसे इसको उग्रसेन भी कहा गया पाली ग्रंथ में, यानी कि बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है, क्या बोला है, उग्रसेन। और परशुराम का इसको दूसरा अवतार भी कहते थे, क्यों, इसने क्षत्रियों का बहुत विनाश किया था। और एकराट भी इसको कहते थे पुराणों में, और पुराणों में ही इसको एक छत्र भी कहा गया है, और इसको सर्व छत्रांतक भी कहा गया है, मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला इस महापद्मानंद को बोला गया है। इसीलिए इसको परशुराम का दूसरा अवतार भी कहते थे। बहुत भयानक राजा था, बहुत खतरनाक राजा था। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा आता है, और ये अंतिम राजा भी होता है इस वंश का, इसे कहते हैं घनानंद। इसे अग्रमीज के नाम से जाना जाता था, और इसी के टाइम पे सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में इसी के टाइम पे आता है। और मृत्यु इसकी होती है। मृत्यु कौन करता है इसकी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शिशुनाग की, घनानंद की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और फिर आता है आपका मौर्य वंश, और इसका जो धर्म था ना, वो आपका जैन धर्म का अनुयायी था घनानंद। और जैन अमात्य इसके क्या थे, जैन जो इसके मंत्री थे, जैन अमात्य बोले तो धार्मिक जो मंत्री होते हैं ना, शकटाल था एक आपका, स्थूल भद्र था, ये आपके क्या थे, इसके जैन अमात्य हुआ करते थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, अब आता है सिकंदर का आक्रमण, जो अभी हमने आपसे बात की थी। सिकंदर का आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण। देखिए भारत पर जो विदेशी आक्रमण होते हैं ना, उनमें किन किन राजाओं का, मतलब किन किन कौन कौन लोग आक्रमण करते हैं। तो सबसे पहले जो आक्रमण करते हैं वो हकामनी वंश, ईरानी वंश, और क्या बोलता हूँ, फारसी, जो फारस के लोग थे, ईरान के लोग थे, उनका एक वंश था, हकामनी वंश के लोग थे, वो करते हैं। फिर यूनानी लोग आते हैं, फिर आपका हिंद यूनानी आते हैं, और उसके बाद आपके शक आते हैं, पल्लव आते हैं, कुषाण आते हैं। ऐसे आपके क्या हैं, फिर आपके क्या आते हैं, मध्यकाल में आपके मुस्लिम अटैक्स भी होते हैं, मैं आपको उनको भी पढ़ाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। सबसे पहला आक्रमण ईरानियों ने किया था। सबसे पहला आक्रमण डेरियस फर्स्ट, एक व्यक्ति था डेरियस फर्स्ट, जो कि हकामनी वंश से संबंध रखता था, जो कि आपका हकामनी वंश से संबंध रखता था। इसने आपका क्या किया था, गंधार कंबोज को जीत लिया था। जो आपका पाकिस्तान वाले इलाके हैं ना, कंबोज और गांधार, उनको इसने जीत लिया था। और ईरानियों के बाद आपका एक आता है कौन, यूनानी, ये वाला आक्रमण होता है। और ये कौन करता है आपको पता है, ये है आपका अलेक्जेंडर सिकंदर, ये आपका आक्रमण करता है। इसका जो युद्ध होता है ना, इसका एक युद्ध होता है 331 बीसी में डेरियस फर्स्ट के साथ। इस डेरियस के साथ युद्ध होता है। और डेरियस कौन होता है वो आपको मैंने बता ही दिया, हकामनी वंश का ईरानी आपका शासक होता है। इसके साथ एक युद्ध होता है गोगामाला का युद्ध, या इसको उरुबेला का युद्ध भी कहते हैं, जो कि 331 बीसी में होता है। डेरियस फर्स्ट और सिकंदर के बीच में होता है। सिकंदर इसमें जीतता है, और डेरियस फर्स्ट का मामला खत्म होता है, यानी इनका चैप्टर क्लोज होता है ईरानियों का, और आता है यूनानी आपका शासक आ जाता है सिकंदर। अब देखिए सिकंदर के साथ जो हुआ, सिकंदर ने जो यहाँ पे किया उसको समझते हैं। पहले तो देखिए सिकंदर का नाम क्या है, इसका जन्म कहाँ हुआ था, 356 बीसी में मकदूनिया, जिसको मैसेडोनिया भी कहते हैं, वहाँ पे हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था, और इसका जो उपनाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट इसको कहते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट इसको मानते थे। भारत पर यह आक्रमण करता है 326 बीसी में। कब, घनानंद का शासन होता है उस टाइम पे, और क्या बोलता हूँ, वापस जाता है 325 बीसी में। कुल 19 महीने भारत में रुकता है ये, और वापस चला जाता है। अब देखिए इसका जो युद्ध होता है, ये देखिए किसके साथ होता है, पोरस के साथ आपका क्या है, युद्ध होता है। पोरस के साथ आपका ये युद्ध होता है, और ये जो युद्ध है ना, ये बहुत गजब का युद्ध होता है, भारत की राजनीति बदलने वाला युद्ध होता है। लेकिन वो तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जो चाणक्य होते हैं ना, वो इसको भगा देते हैं किसी भी तरह से। देखिए सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध जैसे कि किसके साथ होता है, इस पोरस के साथ होता है। उस युद्ध का नाम होता है हाइडेस्पस का युद्ध, जो झेलम या बेतेस्ता नदी के पास होता है। इसकी पत्नी का नाम रैपसोना था, और ये जो हाइडेस्पस का युद्ध था ये 325 बीसी में आपका क्या है, लड़ा जाता है। और राजा होते हैं आपके कौन, पुरु, राजा होते हैं आपके पुरु, और सिकंदर के बीच में इसका युद्ध होता है।
अब आपको जाहिर सी बात है कि सिकंदर ही जीता होगा। सिकंदर की सेना जो थी ना, वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। और सिकंदर देखिए ये जीत तो लेता है युद्ध, लेकिन ये इसको मारता नहीं है, पोरस को छोड़ देता है, क्योंकि पोरस ने बहुत वीरता से लड़ा था ये युद्ध, इसलिए इसकी वीरता से प्रभावित हो जाता है और ये घुटने भी नहीं टेकता है इसके सामने। अब देखिए हारना अलग है, घुटने टेकना अलग है। अब इसके जो गुरु थे ना, सिकंदर के गुरु थे आपके अरस्तु, इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स। और इस अरस्तु के गुरु हैं आपके प्लेटो, जिनकी पुस्तक है रिपब्लिक। और इस प्लेटो के भी गुरु हैं सुकरात। सुकरात जो कि आप जानते हैं ना, मैं नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये चीज आप लोग देखिएगा, इसमें आप लोग देखिए एक चीज इसमें क्या है। हाइडेस्पर्स का जो युद्ध हुआ था पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था, जिनको पुरूबी कहा जाता था। विजयी होता है सिकंदर। थल सेना का जो अध्यक्ष होता है वो सेल्यूकस निकेटर होता है और जल सेना का होता है निर्याकस। इसका जो प्रबंधक होता है वो फिलिप होता है। और जो इतिहास इसके साथ इतिहासकार आते हैं वो आते हैं, एक तो आता है एनाक्रिप्स आता है, एक आपका आता है अरिस्टोबुलस। और सिकंदर की जो प्रिय पुस्तक थी ना वो आपकी है इलियड। क्या है? इलियड इसकी क्या है? प्रिय पुस्तक है, जिसका राइटर है आपका होमर। ये आप याद रखना। ठीक है सर, याद रखेंगे। अब इसने कुछ नवीन शहरों का निर्माण कराया था, जैसे कि आपका सिकंदरिया है, बहु केफला है। ये घोड़े के नाम पे आपका नाम था, बहु केफला इसके घोड़े का नाम था। इसके साम्राज्य को 4 भागों में डिवाइड किया गया था और इसकी मृत्यु हो जाती है 323 बीसी में बेबीलोन में, इराक के पास। चैप्टर इज क्लोज। अब देखिए अब शुरुआत होती है हमारे सबसे सबसे प्रिय आपको बोलूं तो मौर्य साम्राज्य की। ये वो साम्राज्य है जिसने इतिहास को इतिहास बनाने में मदद की है, जिससे इतिहास भी आज नाच करता है। ये वो साम्राज्य मौर्य साम्राज्य बहुत गजब साम्राज्य हुआ करता था, जितनी तारीफ की जाए कम है। तो इसको पढ़ते हैं। देखिए इसकी जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और उसके बाद में एक शासक बिंदुसार आते हैं, फिर आपका अशोक आते हैं, फिर आपका अंतिम शासक बृहद्रथ आता है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमने राजाओं की इमेज लगा रखी है, कौन कौन आपके क्या है राजा हैं, आप इनको समझ सकते हैं। ये बहुत अच्छे से मैंने इमेज लगाई है। अब इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका क्या है चैप्टर है, इसको पढ़ लेते हैं और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत इसमें चीज़ें हमको पढ़नी है। 30-35 स्लाइडें हैं, ऐसे समझो इसमें 30 से 35 स्लाइडें आपको इसमें पढ़ानी है मुझे, यानी कि 1-1.5 घंटे की क्लास हो सकती है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 में आपका क्या है बनता है आपका शासक। ये कैसे बनता है? देखिए यहाँ पे मौर्य वंश का संस्थापक, जिसने पूरे भारत पर पहली बार राजनीतिक एकता सूत्र में बांधा था, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे भारत को एक राजनीतिक एकता में बांध लिया था। 322 में इसने घनानंद को क्या किया? 322 में इसने घनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो आपका चाणक्य था, जिनका नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था। और कौटिल्य ये जो है ना, इनको भारत का मेकियाबली कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत आपके कूटनीतिक व्यक्ति थे, इसलिए भारत का इनको मेकियाबली कहा जाता है। चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो राजनीति विज्ञान पे आधारित है, यानी कि आपकी पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे आधारित है। और ये जो मौर्य था ना, इसका नाम मौर्य कैसे बनता है बताते हैं कि यहाँ का एक मौर्य वंश का राजचिन्ह तो आपका मौर्य ही था। मौर्य इसका एक तो राजचिन्ह बनता है, लेकिन एक इसकी पत्नी क्या बोलता हूँ, इनकी चंद्रगुप्त की एक माता जो होती है जिनका नाम मोरा होता है। ये बात मुझे मतलब ये क्या बोलता हूँ, ये सीरियल में आपको देखेंगे तो वहाँ पे इनका नाम, इनकी माता का नाम मोरा दिखाया जाता है और उसी मोरा से मौर्य कहलाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है जहाँ पे ये थे वहाँ पे मोर हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी। और इनकी पत्नी थी दुर्धरा। किनकी पत्नी? चंद्रगुप्त की पत्नी थी दुर्धरा। चंद्रगुप्त का जन्म देखिए आप लोग 345 बीसी में होता है इसका जन्म। और इसका जो अन्य नाम है, इसको अलग अलग नामों से आपको क्या है इसको जाना जाता है, बहुत सारे इसके नाम है। एरियन और स्ट्रेबो और जस्टिन ने इसको सेंड्रोकोट कहा है। एपियानस और प्लूटार्क ने इसको सेंड्रोकोट कहा है। क्या है देखिए, मैं उल्टा बता गया आप लोगों को। स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने आपको क्या कहा है? सेंड्रोकोट कहा है। एपियानस और प्लूटार्क ने इसको क्या कहा है? एंड्रोकोट कहा है। अब देखिए निर्याकस इसका एक क्या था? निर्याकस जो था उसने इसको सेंटोकोप्टस कहा है। सेंटोकोप्टस। माता का नाम इसका मोरा था
और इसीलिए ये मौर्य कहलाए थे। विशाखा दत्त की एक जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें इन्हें वृषण बोला गया, यानी निम्न कुल का इनको बोला गया है कि इनको मौर्यों को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या काम किए वो कारनामे इनके देखिए। कार्य इनके देखिए क्या है, इनके कार्य और युद्ध। इन्होंने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था और सेल्यूकस ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, ये आपके क्या हैं इनको दे दिए थे। सेल्यूकस ने 4 प्रांत इनको दिए थे, किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और क्या बोलता हूं, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त के साथ कर दी थी। और क्या बोलता हूं, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 400 हाथी दिए थे बदले में। सेल्यूकस ने 304 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये जो सीजीएम लिखा है इसका मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है और इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है, रुद्रदामन ने जारी कराया था। इससे रिलेटेड चीजें क्या हैं, इसमें एक सुदर्शन झील का जिक्र मिलता है, जो आप लोग इस तरह से आप देख सकते हैं। सुदर्शन झील के बारे में जब भी आएगा मैं बताऊंगा। देखिए सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था सौराष्ट्र में। फिर अशोक द्वारा इसका पुनः निर्माण कराया गया और इनके राज्यपाल थे तुषास्प, इन्होंने इसमें नहरें निकलवाई थी। रुद्रदामन ने इसे फिर से जीर्णोद्धार कराया था और इसके राज्यपाल थे सुविशाख। और ये आपका इसका बांध जब टूट गया था तो इसको इस बांध की मरम्मत कराई थी इन्होंने, सुदर्शन क्या बोलता हूँ रुद्रदामन ने। स्कंदगुप्त इनका आपका क्या था, राज्यपाल पर्णदत्त था, इसके द्वारा भी फिर से आपका पुनर्निर्माण इसका कराया गया था। और ये जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके गुरु थे, दीक्षा इनको किसने दी थी, शिक्षा इनको मिली थी, एक गुरु हैं आपके भद्रबाहु, भद्रबाहु से इन्होंने शिक्षा ली थी। कल्प सूत्र की जिन्होंने रचना की है भद्रबाहु ने। और कल्प सूत्र वो आपकी पुस्तक है जिसमें सारे ही आपके जैनियों की आपकी क्या है वो मिलती है, जीवनी मिलती है, जितने भी आपके वो हुए हैं। और 298 बीसी में कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से प्राण इन्होंने त्याग दिए थे, जहाँ पे बाहुबली की मूर्ति बनी है। बाहुबली ये वाले बाहुबली नहीं, जो आपके ऋषभ देव हैं, प्रथम आपके जो तीर्थंकर हैं, उनकी बाहुबली की मूर्ति बनी है वहाँ पे श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के असम जिले में, 17.5 फीट ऊंची। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे और चीजें देखते हैं। इनकी इंडिका के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने इंडिका के बारे में देखिए इनकी क्या लिखा है। इसका पुस्तक है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था आपका कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका ये, हाँ ये मेगास्थनीज की आपकी इंडिका है। तो ये देखिए विवरण इसने क्या दिया है, देखिए इसको सीधे सीधे मैं बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य जब जनता के सामने आते थे तो शोभा यात्रा का आयोजन और जश्न होता था। आप लोग सुनिए, सोने की पालकी में उनको लाया जाता था। अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर साथ इनके साथ चलते थे और पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाया रहता था। सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से राजा घिरा रहता था और उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। फिर क्या था, उस खाने को उसमें ले जाया जाता था उस राजा के पास। वे लगातार एक ही कमरे में नहीं सोते थे, हर रात अलग अलग कमरे में सोते थे। पाटलिपुत्र एक विशाल रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। बताते हैं इसमें 570 बुर्ज थे और 64 आपके क्या थे, दरवाजे हुआ करते थे। 2-3 मंजिला घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने थे। ऐसा माना जाता है कि राजा का महल भी था ना, वो काठ का बना था, यानी लकड़ी का बना था, और जिसपे पत्थर की नक्काशी कर दी गई थी, मतलब एक तरीके से डिजाइन कर दिया गया था पत्थर लगा लगा के। इसके चारों ओर उद्यान था और चिड़ियों का बसेरा था। एक बाउंड्री थी और उसमें क्या था, पूरा का पूरा बगीचा था चारों ओर, महल के चारों ओर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग आइए, ये आप लोग देखिए। अभी आता है बिंदुसार, एक राजा आता है किसके बाद, मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य उनके बाद। अब देखिए बिंदुसार के बारे में आप लोग पढ़िए। ये चंद्रगुप्त मौर्य का आपका क्या है, पुत्र है। 298 से 273 बीसी तक रहता है। इसके भी अलग अलग नाम मिलते हैं। अमित्रघाट यानी शत्रुओं को नाश करने वाला। भद्रसार इसका वायु पुराण में, सिंहसेन इसको जैन धर्म में दुर्धरा का पुत्र ये है।
और 16 राज्यों का विजेता इसको कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ है आपका एक, बौद्ध विद्वान आपके तारानाथ के अनुसार इन्होंने कहा है, बौद्ध विद्वान है तारानाथ बोलते हैं कि ये आपका 16 जनपदों का विजेता भी था। अब देखिए ये जो था ना, ये आपका आजीवक धर्म का आपका अनुयायी था। आजीवक एक सांप्रदायिक धर्म निकल के आता है, तो वो इसका क्या था, मानने वाला था। और आजीवक जो था उसकी स्थापना की थी मखली गोसाल ने की थी। आजीवक धर्म जो संप्रदाय उसकी स्थापना सीरिया के नरेश अंत्योकस ने डायमेकस को भेजा था। बिंदुसार ने एक दार्शनिक मदिरा अंजीर इनकी मांग की थी, तो डायमेकस को भेजा गया था सीरिया के नरेश के द्वारा। और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक हुआ करता था। तो खल्लाटक किसका आपका वो होता है, खल्लाटक देखिए वत्सकार किसका था, मैंने अभी बताया था, वो आपका अजातशत्रु का एक मंत्री था वत्सकार। और जो खल्लाटक है ना वो आपका किनका है, बिंदुसार का है, ठीक है, बिंदुसार का है। और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में थोड़ी गड़बड़ चल रही थी। सिंध और झेलम नदी के बीच में जो है ना तक्षशिला कहाँ पे, सिंध और जो झेलम नदी है उनके बीच में पड़ता है। वहाँ पे दो विद्रोहों का वर्णन मिलता है। और इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम को भेजा और अशोक को भेजा था। पहले तो सुसीम को भेजा, सुसीम जो कि तक्षशिला का गवर्नर था उसको भेजा, लेकिन उसने इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर अशोक को भेजा जो कि अवंती का गवर्नर था, अवंती का राज्यपाल था, तो इसने उसको क्या है, कंट्रोल किया था। और ये सुसीम है ना, इसी का पुत्र एक था निग्रोध। सुसीम का पुत्र क्या था, निग्रोध, जिससे आपका क्या है प्रभावित होके आपका जो अशोक आएगा ना वो इससे क्या है बौद्ध धर्म को स्वीकारेगा। हालांकि वो उससे प्रभावित होगा, लेकिन वो मंत्र पंत्र तो किसी और से ही पड़ेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आता है आपका अशोक का द ग्रेट आता है। और अशोक ने सुसीम को मार भी दिया था, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपकी इसके बारे में अब तो हिस्ट्री पढ़ ही रहा हूँ इसकी। तो ये 273 से 200 आपका 32 बीसी तक रहता है, कौन, अशोक। अब इसके परिचय के बारे में देखिए, 273 बीसी से लेके 269 बीसी तक अशोक का पहले गृह युद्ध चलता है लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ। और फिर जाके ये क्या है, अशोक ने अपने 99 भाइयों को कत्ल किया, ऐसा माना जाता है इतिहास में। और 269 बीसी में राज्याभिषेक कराया और फिर अशोक सम्राट बना। इससे पहले वह अवंती का राज्यपाल था, अभी हमने आपको बताया भी था। अशोक जो था इसके पिता बिंदुसार थे, इसका जन्म 304 बीसी में। और इसकी माता सुभद्रांगी थी। इसकी माता कौन थी, सुभद्रांगी थी। और बौद्ध जो आपका ग्रंथ था ना दिव्य बदान, उससे इसकी जानकारी मिलती है कि इनकी माता अशोक की सुभद्रांगी थी, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं, अशोक के आपके अन्य नाम मिलेंगे। अशोक के जो अन्य नाम है ना वो आपके क्या क्या मिलेंगे, जैसे कि अशोक का नाम जो मास्की है और गुर्जरा है और नेत्रूर है और आपका उदय गोलान है। अब ये जो आपके क्या है, मास्की, गुर्जरा, नेत्रूर, उदय गोलान, ये आपके क्या है, अभिलेख है। और इन अभिलेखों में अशोक का नाम आपका क्या मिलता है, अशोक मिलता है। और मास्की में तो इसे बुद्ध शाक्य भी कहा गया है, मास्की में इसे बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। इसका नाम अशोक कहाँ कहाँ मिलता है, इन 4 अभिलेखों में मिलता है। मास्की आपका कहाँ है, कर्नाटक में, गुर्जरा एमपी में, नेत्तूर आपका कर्नाटक, उदय गोलान आपका कर्नाटक में है। कंगनअल्ली एक शिलालेख है कर्नाटक में, जिसमें राजा या सम्राट अशोक करके आपका एक जिक्र मिलता है। पुराण में इसको अशोक वर्धन कहा गया है। भाब्रू अभिलेख में इसको देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा था। भाब्रू अभिलेख है ना उसमें देवनाम प्रिय अशोक ने अपने आप को मगध का राजा बताया है। जूनागढ़ अभिलेख में इसका नाम अशोक मौर्य मिलता है। अशोक की पत्नियों के बारे में देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार इसकी पत्नियां कितनी थी, एक तो महादेवी थी और इनके जो बच्चे थे, एक तो महेंद्र था, एक संघमित्रा थी, एक चारुमती आपका इनका पुत्र था। तो ये इनके क्या थे, पुत्र थे महेंद्र, और संघमित्रा इनकी बेटी थी और वो आपका चारुमती पुत्र था। कारुबाकी एक है जिसका पुत्र आपका तीवर है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो पद्मावती हैं उनका पुत्र आपका कुणाल है, यही उत्तराधिकारी बनता है। और एक पत्नी इनकी है तिस्रक्षिता, तो ये भी इनकी पत्नी ही है। अब मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी ने डायनोसियस को एक राजदूत बना के अशोक के दरबार में भेजा था। और अशोक आपका बौद्ध धर्म का मानने वाला था। देखिए
चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आजीवक और अशोक आपका बौद्ध धर्म। अलग अलग धर्म को मानने वाले तीनों राजा होते हैं। अब यहाँ पे देखिए अशोक का जो कलिंग विजय है उसको समझिए। अशोक की कलिंग विजय जानकारी कहाँ से मिलती है? 13वें शिलालेख से। और ये जो है ना 261 बीसी में राज्यभिषेक इसने कराया था, आठ वर्ष बाद, यानी कि 9वें वर्ष में इसका क्या हुआ था? राज्यभिषेक हुआ था। इस युद्ध में भीषण नरसंहार किया गया था। और क्या हुआ था इस युद्ध में? बहुत ज्यादा लोगों को मारा गया था। ये कलिंग युद्ध है। इसमें वर्तमान ये कलिंग कहाँ पे आपका उड़ीसा में आपका पड़ता है। इसकी राजधानी तोसली थी। और इसके जो संस्थापक थे कलिंग के वो आपके थे पद्मनाभ। और ये दया नदी के पास आपका स्थित है आपका कौन? कलिंग। अब यहाँ पे देखिए अशोक जब पहले था ना, वो अशोक की नीति उस टाइम पे थी क्या? पहले इसकी नीति थी भैरी घोष। भैरी घोष बोले तो युद्ध की नीति थी। हत्या करता था लोगों को जान से मार देता था, लोगों के साथ युद्ध करता था। कत्ल करना इसका पहला मकसद था उस टाइम पे। लोगों को बहुत भयंकर राजा था। 99 भाइयों को अपने खत्म करके राजा बना था। बाद में इसकी क्या हो जाती है? यही नीति धम्म नीति हो जाती है। धर्म यानी शांति की नीति हो जाती है। चेंज हो जाता है इसका माइंड। क्यों क्यों हो जाता है? जब ये युद्ध होता है और उसी टाइम पे एक चीनी यात्री आते हैं उपगुप्त, वो आपका बौद्ध धर्म यहाँ सीखने आते हैं, तो उनसे ये प्रभावित हो जाता है। वो कहते हैं इतने सारे लोगों को कत्ल कर दिया कि यहाँ पे खून की नदियाँ चल रही हैं, नाला बन गया, कीचड़ हो गया पूरा का पूरा इलाका। तो इससे क्या आपको मिला, क्या आपको प्राप्ति हुई? ऐसी कुछ बातें, ऐसी मोटिवेशन देते हैं और अशोक सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मुझे मिला ही क्या इससे। तब जाके उसका हृदय परिवर्तित होता है और वो तलवार को त्याग देता है। युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। और प्रेरणा इसको किसके मिली थी? भतीजे निग्रोध से, जो सुसीम का पुत्र था। और शिक्षा किससे मिली थी? उपगुप्त से। मैंने अभी आपको बताया था, चीनी यात्री थे ये। और देखिए अशोक का धर्म। अब अशोक जब इस धर्म में आ गए तो देखिए अशोक का प्रारंभिक धर्म क्या था? ब्राह्मण धर्म था। पहले ये ब्राह्मण धर्म को मानता था। महावंश में ये लिखा है, जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश। राष्ट्रंगिनी में बताया गया ये शैव धर्म का है। बौद्ध साहित्य और अहरोरा अभिलेख कहता है ये बौद्ध धर्म को मानता था। निग्रोध के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बौद्ध धर्म की दीक्षा इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी, चीनी बौद्ध भिक्षु से ली थी। अशोक की जो तीर्थ यात्राएं हैं वो देखिए। फिर अशोक ने बौद्ध यात्राएं भी की, धर्म यात्राएं की। देखिए 10वें वर्ष जब इसने शासन का 10वां वर्ष हुआ 269 से 261 बीसी, तब इसने बोध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष इसने निगाली सागर की यात्रा की। और 20वें वर्ष इसने लुम्बिनी की यात्रा की थी। वहां पे बहुत सारे करों को, टैक्स को हटा दिया था लुम्बिनी में। और इसके जो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया? अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा, उसके साथ उसकी अपनी बेटी संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा, मज्जांती को तक्षशिला भेजा, मंजिम को हिमालय भेजा कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार होना चाहिए। अशोक के बारे में आपको बताता हूँ। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। और ये 84,000 स्तूप बताते हैं बाद में शशांक ने तुड़वा दिए थे। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, अशोक ने कराई थी। मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे। अशोक के जो धर्म था, अशोक के धर्म का अर्थ था नैतिक नियमों की संहिता, यानी कि एक तरीके से प्रैक्टिकल बात किया करते थे। ये नैतिक नियमों पर आधारित ये धर्म था। और ये 11वें शिलालेख में वर्णित है। ये नैतिक नियमों की संहिता का जो आपका वर्णन मिलेगा वो 11वां शिलालेख मिलेगा। हम अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। और ये आपके क्या थे? ये स्तूपाज हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए अशोक व आजीवक धर्म का क्या रिलेशन है। अशोक ऐसा एक राजा था जिसने सभी धर्मों का सम्मान किया था जो उस टाइम पे थे। आजीवक संप्रदाय बस सभी धर्मों का इसने सम्मान किया। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। बराबर की पहाड़ियाँ, एक पहाड़ियाँ हैं आपकी बिहार में, बराबर की पहाड़ियाँ, और वहाँ पे आपका क्या है? इसने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाएं, कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी नामक गुफाएं बनवाई। ये आपको दिख रहा है। इस तरह की आपकी क्या है? गुफाएं आपकी ये इसने बनवाई थी। अशोक के धर्म का स्वरूप क्या था? किस लेवल का इसका धर्म था? तो इस लाइन में बहुत सारी बातें इसमें छुपी हुई हैं। अशोक का जो धर्म था वो उनकी अपनी एक मौलिक देन थी। अपने तरीके से इन्होंने उसको एनालिसिस किया था। अशोक के धर्म का स्वरूप अंधविश्वास से, ईश्वर पूजा से, कर्मकांड जैसी कुरीतियों से ऊपर उठकर एक मानवतावादी विचारधारा का था। कैसा था? एक तरीके से ह्यूमैनिटी वाला था, इंसानियत वाला धर्म था। अब इसका जो उत्तराधिकारी था देखिए वो कौन था? कुणाल था इसका उत्तराधिकारी।
कुणाल था। कुणाल के बाद आता है संप्रीति, फिर शालीसुख, फिर आपका देव बर्मन, फिर आपका बृहद्रथ, और इसी बृहद्रथ की हत्या कौन कर देता है? ये अंतिम आपका क्या होता है? शासक होता है। और इसके सेनापति होते हैं पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने 185 में पुष्यमित्र शुंग ने इस बृहद्रथ की हत्या करके 185 में मगध में शुंग वंश की स्थापना करता है। किसकी? इस बृहद्रथ की हत्या कौन कर देता है? पुष्यमित्र शुंग कर देता है। अभी मैं आपको, अब इधर देखिए इसके पतन के कारण क्या रहे थे। पतन के कारण क्या थे? राजा की जो सैन्य शक्तियां थी ना, वो सेनापति में हस्तांतरित हो गई थी। अयोग्य उत्तराधिकारी, अत्यधिक केंद्रीकृत शासन हो गया था। ये रोमिला थापर ने कहा है। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया भी इसमें आ गई थी। एस.सी. चौधरी ने कहा था, एस.सी. राय चौधरी ने। करों की अधिकता, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए थे, आर्थिक समस्याएं। और पुत्र कुणाल व दशरथ में राज्य का विभाजन भी हो गया था। एक कुणाल था और एक दशरथ था, उनके बीच में डिवाइड हो गया था। और कुणाल के बाद ये सीढ़ी चली थी ब्रह्मदत्त बृहद्रथ की हत्या शिशुनाग वंश के शासक, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। अब यहाँ पे आप लोग आइए, इसकी हम क्या देखते हैं? विशेषताएं देखते हैं। किसकी विशेषताएं? ये आपका क्या है? इसकी विशेषताएं देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं देखते हैं। ये बहुत अच्छी आपकी विशेषताएं हैं। मौर्यकालीन देखिए प्रशासन व्यवस्था को देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, मुद्रा क्या थी यहाँ की, और मौर्यकालीन कला और अशोक के अभिलेख, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए जल्दी जल्दी करते हैं। इसका जो प्रशासन व्यवस्था है, देखिए इसको कैसे समझते हैं। इसकी प्रशासन व्यवस्था को, भारत की प्रथम केंद्रीकृत आपकी क्या थी? प्रशासन व्यवस्था थी। ये एक केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी, जिसमें केंद्रीय प्रशासन राजा के हाथों में होता था। प्रांतीय प्रशासन आपका कुमार, जिसको हम क्या बोलेंगे? आर्यपुत्र या राष्ट्रीय जिसको कहते थे, यानी कि युवराज के हाथों में होता था। मंडल का जो शासन होता था, प्रशासन, वो प्रादेशिक या प्रदेष्टा के हाथों में होता था। और जो विषय या आहार होता था, उसको विषयपति या आहारपति कहते थे। और जो ग्राम होता था, उसका शासन होता था ग्रामणी के पास। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रशासन में देखिए आप लोग, इसमें आप लोग एक चीज देखिए, इसका परिचय देखिए। संपूर्ण प्रशासन का जो प्रमुख था वो राजा ही था। सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, और इस मंत्री परिषद में आपके प्रमुख मंत्री होते थे। कौन? आपका एक पुरोहित होता था, युवराज होता था, सेनापति, ये आपके प्रमुख होते थे। और निरीक्षण के, इनकी जो नियुक्ति होती थी बड़ी परीक्षण के बाद होती थी। चाणक्य का एक सप्तांग सिद्धांत भी आता है इसमें, और जिसमें शरीर के 7 अंगों के समान इनको बताया गया है इस प्रशासन के बारे में। जैसे कि राजा क्या है? प्रमुख है, जिसको हेड कहेंगे। हेड बोले तो सिर कहेंगे, दिमाग कहेंगे। अमात्य, ये क्या था? आंख था, आंखें थी, इसको आंखों से डिनोट किया गया। जनपद यानी कि क्षेत्र, यानी कि जनसंख्या। दुर्ग यानी कि बाह, यानी कि बाहु, जो बाहें होती हैं, भुजाएं। कोष यानी कि धन, जिसको हम मुख कहेंगे, मनी कहेंगे। सेना यानी इसको हम क्या कहेंगे? मस्तिष्क। और मित्र, इसको हम क्या कहेंगे? कान कहेंगे। क्या कहेंगे? कान कहेंगे, ईयर कहेंगे। मित्र हमारे कान की तरह काम करेंगे। अब ये सारे इसमें होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ अधिकारी हैं, जैसे मुख्य आपके अधिकारी, जिनको हम क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। और मुख्य अधिकारी तीर्थ या महामात्य कहलाते थे। इनकी संख्या 18 थी। ठीक है सर? बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखिए जो प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे एक आपका यहाँ पे अधिकारी दिए गए, यहाँ पे उनके कार्य दिए गए। एक जो मंत्री होता था ना, वो आपका कौन होता? प्रधानमंत्री। और जो पुरोहित होता था वो धर्माधिकारी होता था। जो युवराज होता था ना, वो आपका राजा का उत्तराधिकारी होता था, उत्तराधिकार के रूप में कार्य करता था। समाहर्ता को राजस्व अधिकारी कहते थे। सन्निदाता को राजकोषीय कोषाध्यक्ष कहते थे। प्रदेष्टा, जो कि फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश भी होता था। और जो मंडल का वो प्रशासक होता था, वो भी प्रदेष्टा ही होता था। व्यावहारिक, जो आपका दीवानी न्यायालय का आपका न्यायाधीश होता था ना, वो आपका होता था व्यावहारिक। अब अध्यक्ष या मजिस्ट्रेट को देखिए। अध्यक्ष या मंत्रियों के अध्यक्ष जो थे ना, ये मंत्रियों के निरीक्षण में कार्य करते थे। ये जो मंत्री थे, इनके अंडर में ये लोग आपके आते थे। ठीक है? अब अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या आपकी इतनी है, 27, जिसमें आपका एक सीतायुद्ध जो राजकीय कृषि का कार्य देखता था। शुल्का अध्यक्ष जो व्यापार पे कर का अध्यक्ष था। लक्षणा अध्यक्ष, इसको टकसाल का अध्यक्ष बोला जाता था। और नववा अध्यक्ष जो कि पशु आपका क्या था? नवा अध्यक्ष आपका पशु चिकित्सक था। मुद्रा अध्यक्ष जो राजकीय चिन्ह और मुद्रा, पासपोर्ट जैसी चीजों का संबंध रखता था। अकरा अध्यक्ष जो खानों का अध्यक्ष था, जो खदानें होती हैं उनका।
पोतवा अध्यक्ष जो माप तौल तराजू का अध्यक्ष हुआ करता था, ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे आगे आइए, नगर प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन को देखिए आप लोग। देखिए जो प्रांत प्रशासन है ना, 5 भागों में विभाजित किया गया था इसको। प्रमुख आपका क्या था, कुमार या राष्ट्रिक। देखिए प्रांतीय जो शासन का था ना, उसका प्रमुख कौन होता था, कुमार राष्ट्रिक या आर्यपुत्र जिसको कहते थे। और इनकी सहायता के लिए आपके कौन थे, इनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। और आपको दो आपके राजकुमारों के बारे में बताता हूँ। ये आपका क्या है, सुसीम एक आपका तक्षशिला का गवर्नर था, मैंने बताया था। अशोक आपका अवंती का गवर्नर था। तो ये कुमार या राष्ट्रीय क्या कहलाते थे। और इसमें प्रांत को क्या कहते थे, चक्र कहते थे, प्रांत को चक्र कहते थे। यहाँ पे देखिए प्रांत आपका क्या लिखा है, चक्र। राजधानी तक्षशिला थी इसकी, किसकी, उत्तरापद की राजधानी। आपके ये 5 राज्य थे, प्रांत थे, जिनकी राजधानी आपकी उत्तरापद की तक्षशिला, दक्षिणापद की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी, प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र यानी कलिंग की, और जो कलिंग बोलता हूँ मगध के आसपास, कलिंग की तो आपकी तोसली थी। अब यहाँ पे देखिए नगर में क्या था, जानकारी का स्रोत क्या था, मेगास्थनीज की इंडिका से आपको देखने को मिलेगा। और नगर का जो प्रमुख था वो एस्टनो मोई आपका जो था एक व्यक्ति, वो नगर का प्रमुख होता था। नगर प्रशासन में 30 सदस्य हुआ करते थे, 6 समितियां इनकी होती थी। और हर समिति में अलग अलग, देखिए समिति जो होती थी 5 आपकी कितनी, 6 समितियां थी और उनमें 5-5 सदस्य होते थे। पहली समिति जो थी वो औद्योगिक और कलात्मक उत्पादन से संबंधित थी, मतलब इंडस्ट्री वाले, और जो आपका हैंड आपके कलात्मक वाले जो उत्पादन होते हैं उनसे संबंधित थी। दूसरी क्या देखती थी, विदेश मामलों को देखती थी, फॉरेन जो आपके अफेयर है, फॉरेन जो मामले हैं उनको देखती थी। तीसरी कहती थी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करता थी। चौथी क्या करती थी, वाणिज्य व्यापार का विनियमन करती थी, रेगुलेशन करती थी। पांचवी क्या थी, माल के निर्माण का कराना, मैन्युफैक्चरिंग कराना। और छठी आपकी टैक्स को वसूला करती थी। तो ये आपका नगर प्रशासन था। अब यहाँ पे देखिए गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार की इसमें थी। गुप्तचर व्यवस्था में आप लोग देखने को मिलेगा, प्रमुख इसका होता है सर्व महापात्र इस गुप्तचर व्यवस्था का। और इसमें जो गुप्तचर हैं उनको गूढ़ पुरुष या शुभा कहा गया है। क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष या शुभा। और ये 2 टाइप के होते थे, एक तो होते थे संचरा, एक होते संतता, एक होते थे संचरा। ये 2 प्रकार की आपको संस्थाएं देखने को मिलेंगी। जो संस्था के अंतर्गत आते वो संस्थाओं के माध्यम से ये कार्य करते थे। ये भ्रमणशील थे, ये चल फिर के देखते थे कि कहाँ पे आपका क्या चीज हो रही थी, ये गुप्तचर हुआ करते थे। राजस्व व्यवस्था में आप लोग देख लीजिए, आय का जो प्रमुख सोर्स था इनका ना, वो भू राजस्व हुआ करता था। प्रमुख इनका क्या था, भू राजस्व। और भूमि से भी ये लेते थे, सीता जो सरकारी भूमि थी उससे भी टैक्स लेते थे। भाग जो निजी भूमि लोगों की होती थी उस पर भी टैक्स होता था। अधेम मात्रक ऐसी भूमि जो बिना वर्षा के अच्छी फसलें देती थी वो आपकी कहलाती थी। और भूमि पर जो कर था ना, भूमि पर जो टैक्स था वो 1/6 से लेके 1/4 तक होता है। 1/6 कौटिल्य ने बताया है और 1/ आपका क्या बोलता हूँ 4 ये मेगास्थनीज ने बताया है। बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग यानी कि 10% लगता था। अन्य कर भी थे, जैसे रज्जू कर जो भूमि माफ करता था उसको रज्जू कर, उस पे लगता था। बलि एक धार्मिक कर था। विविध चारागाह पे एक टैक्स था। और अकाल के समय यहाँ पे राहत भी दी जाती, ऐसा नहीं था कि टैक्स पे टैक्स लिया ही जा रहा है। अकाल अगर पड़ गया तो राहत भी मिलती थी लोगों को। अब देखिए यहाँ पे सैन्य प्रशासन को देखिए। यहाँ पे जो नायक होता था वो सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था, नायक। जस्टिन ने इसके बारे में विवरण दिया है सैन्य प्रशासन के बारे में, और कहा है कुल जो सैनिक थे वो 6 लाख थे, और 50,000 घुड़सवार यानी अश्वारोही, 9,000 हाथी, 8,000 रथ। इसको लुटेरों की सेना कहा है जस्टिन ने। और पश्चिमोत्तर भारत पर इसका क्या था, बहुत बड़ा अधिकार था। पश्चिमोत्तर भारत में बहुत अच्छा इनका क्या था, अधिकार था। तो ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लिनी ने भी इनके बारे में कहा है 6 लाख पैदल आपके सैनिक थे और 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। ऐसा आपका किसने दिया, प्लिनी ने अपने विवरण में कहा है। सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति, जिसका वेतन आपका 48,000 पण था। ये आप याद कर लीजिएगा, ये वेतन बहुत जगह पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जा चुका है। सेनापति का वेतन कितना हुआ करता था मौर्य काल में। और अन्य अधिकारी जैसे कि आयुधगाराध्यक्ष, नवाध्यक्ष, ये आपके अन्य आपके अधिकारी हुआ करते थे। और मेगास्थनीज, ये इसकी मेगास्थनीज के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ।
इसमें क्या है, सेना में 6 समितियां होती थी और प्रत्येक में आपकी 5 होती थी। मतलब जैसे अभी हमने आपको बताया था, नगर प्रशासन में 6 समितियां होती थी और 30 सदस्य होते थे, और प्रत्येक आपकी क्या थी, प्रत्येक में 5 आपके क्या थे, सदस्य हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पे पहली समिति यहाँ पर भी क्या काम कर रही है, ये नेवी का काम कर रही है, जल सेना का काम कर रही है। दूसरी समिति जो यातायात का है, सामग्री है, रसद विभाग है, वो भी अपने साथ लेके चलती थी सेना के साथ, तो दूसरी वाली का काम था। तीसरा जो पैदल सैनिक समिति थी ना, वो उसकी व्यवस्था करती थी पैदल सैनिकों की। चौथी आपकी अश्व सेना के लिए जिम्मेदार थी। पांचवी गज सेना को संभालती थी। छठी आपकी रथ सेना को। तो ये 4 हैं, ये तो सेना से संबंधित है, पैदल सेना से, फिर अश्व सेना से, फिर आपकी गज सेना से, फिर रथ सेना से। पहली नेवी से, दूसरी यातायात से। ठीक है, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, न्याय प्रशासन को इसको देखते हैं, न्याय प्रशासन में क्या इनका चल रहा था। देखिए, सर्वोच्च जो हेड था ना, सर्वोच्च जो न्यायाधीश था वो राजा ही था, और न्याय जो जनपद था, जनपद न्यायालय में उसको राजुक, यानी कि आपको क्या बोलूं, जो जनपद में जो होते थे ना राष्ट्रिक या आर पुत्र, वो कहलाते थे। ग्राम पे ग्रामीणी आपका क्या था, न्यायाधीश होता था। और कठोर दंड और न्याय की व्यवस्था थी। कौटिल्य ने धर्मस्थीय न्यायालय, यानी कि दीवानी न्यायालयों का जिक्र किया है, जिनको हम क्या कहेंगे, धर्मस्थ या व्यावहारिक न्यायालय कहेंगे। और इसने कंटक शोधन, जिसको फौजदारी, उसके प्रतिष्ठा को बताया है, वो इसने बताया कि ये इस प्रकार के ये न्यायालय हुआ करते थे आपके मौर्य प्रशासन में। तो ये आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी चीजें हैं। अब मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। हमने प्रशासनिक व्यवस्था इतनी देर में देख पाई। देखिए, सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का अभी भी प्रचलन था। कौटिल्य ने शूद्रों के लिए आर शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी बहुत अच्छा उनको अधिकार दिया था। कौटिल्य ने क्या कहा, कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा। धर्म प्रवर्तक यानी कि सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। और मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। मेगस्थनीज ने 7 वर्गों में बांटा है। वो 7 वर्ग क्या थे, एक तो दार्शनिक, एक किसान था, एक अहीर था, एक आपका कारीगर था, एक आपका सैनिक था, एक निरीक्षक था, एक आपका सभासद था। तो ये 7 आपके यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे तो एक फेमस क्वेश्चन यही बनता है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था। तो ये आपका क्या है, ये 7 वर्गों में बांटा था। और एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि इसने वो कौन कौन से, मतलब इनसे नाम आ जाता है कि इनमें से कौन सा है जो मेगस्थनीज के द्वारा वर्ग बांटा गया नहीं है। तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन, दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर है, सैनिक है, निरीक्षक है, सभासद है, ये आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए स्त्रियों की दशा क्या थी। यहाँ पे स्त्रियों के बारे में इन्होंने क्या कहा है, तो स्त्रियों को विधवा, जो पुनर्विवाह था वो भी इनका था, विधवा विवाह था वो भी था, विनियोग नियोग प्रथा, यानी कि आप अपने अपनी उसकी मर्जी के अनुसार आप किसी के साथ भी संबंध बना सकती थी, ये भी इनको क्या था, एक अधिकार था स्त्रियों को। और जो गणिका थी ना, जो वेश्या हुआ करती थी ना, स्वतंत्र रूप से जो अपने देह व्यापार को करती थी अपने आप को, जैसे आज के टाइम पे तो आप देखते हैं बहुत तरीके की वेश्यावृत्ति चलती है, तो उनको हम क्या कहते थे, रूप जीवा कहते थे। यानी वो अपने रूप की वजह से जीती थी, रूप को अपने क्या है बेचती थी, अपने अपने सुंदरता, अपने शरीर को बेच के अपना जीवन यापन करती थी। उनको हम क्या कहते थे, रूप जीवा कहते थे, जो व्यापार के टाइप का करती थी। शिक्षा का जो केंद्र है वो क्या है आपका, तक्षशिला है। शिक्षा का केंद्र आपका क्या है, तक्षशिला है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में आप लोग देखेंगे तो ये देखिए, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, जैसे कि आपका क्या है, यहाँ पे सबसे पहली तो आपको क्या मिलेगी, फसल आपको मिलेगी धान। फिर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे बुरी फसल आपको गन्ना देखने को मिलेगी। और सबसे सिंचाई मंडल कूपों, रिंग बेल्स का प्रयोग करते थे। ये सिंचाई में क्या करते थे, मंडल कूप है, रिंग बेल्स है। प्रमुख उद्योग आपको सूत की कताई, बुनाई, रेशम उद्योग। वाणिज्य व्यापार का सर्वोच्च अधिकारी, इसको क्या कहेंगे, पणयाध्यक्ष कहेंगे, जो वाणिज्य व्यापार का सर्वाधिक सबसे उच्च अधिकारी था। 4 इन्होंने व्यापारिक मार्ग की बात की है। एक तो आपके स्थल मार्ग हैं, जैसे कि उत्तरापथ जो बंगाल से पेशावर तक है, दक्षिणापथ जो श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक है, गोदावरी नदी तक है। और जल मार्ग जो भड़ौच गुजरात से मथुरा तक आपका है, भृगुकच्छ। और जो आपका एक है ताम्रलिप्ति, ये आपका कहाँ पे, तामलुक जिसको कहते हैं,
और कौटिल्य ने इन मार्गों को बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ बताया है, किनको, जल मार्गों को। विनिमय का माध्यम क्या था, चांदी के पंचमार्क सिक्के, जिनको पण कहा जाता था। पण यहाँ की मुद्रा हुआ करती थी, मौर्य काल की मुद्रा पण हुआ करती थी। मापन की इकाई को द्रोण कहते थे, जो अनाज मापती थी। एक निवर्तन था जो भूमि मापन के लिए आता था। द्रोण अनाज के लिए, निवर्तन भूमि मापन के लिए। समझ आया होगा ये। अब देखिए मौर्यकालीन मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा क्या थी, मुद्रा यहाँ का मुद्रा का प्रचलन था, और मुद्रा व्यवस्था का जो राजकीय टकसाल का जो नियंत्रण था वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, और जो राजकीय मुद्रा थी वो पण हुआ करती थी। मुद्रा निर्माण और संचालन पे राजा का अधिकार होता था, राज्य का एकाधिकार होता था। सिक्के, आज सिक्के थे, मौर्य काल में बड़ी संख्या में ये चलते थे, जिनपे सूर्य है, चंद्र है, पीतल है, मयूर है, सर्प है, बैल है, इनके आपको चित्र आपको मिलते थे। अर्थशास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है, ये आप याद रखना। और जो सिक्के थे ना, विभिन्न सिक्के, जैसे कि पण है, सुवर्ण है, करसापण है, मासक है, काकड़ी है, ये आपके इस तरह के आपके सिक्के चलते थे, अर्ध काकड़ी वगैरह। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज लाया हूँ, जैसे कि सोने के सिक्के जो है ना, जो सोने के सिक्के हैं उनको हम निष्क और सुवर्ण कहते हैं, और जो आपके चांदी के सिक्के हैं उनको पण, करसापण, धरण और शतमान ये कहलाते थे, और जो तांबे के उनको मासक या काकड़ी कहते थे। अब ये देखिए, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के पण कहलाते थे, अर्धपण कहलाते थे, पाद कहलाते थे, अष्टभाग भी कहलाते थे। तांबे के सिक्के मासक, अर्धमासक, काकड़ी, अर्ध काकड़ी, ये नाम थे उनके। ये आप याद रखना, काकड़ी, मर्द काकड़ी, ये सारा आपका क्या है, मौर्य काल की मुद्रा है। अब मौर्य काल की जो कला है उसको देख लीजिए। मौर्य काल की कला के बारे में देखिए, चंद्रगुप्त का जो राजकीय देखिए कला, पहले चंद्रगुप्त का जो महल है ना, वो एक शानो शौकत का अद्भुत नमूना था, जिसका मुकाबला ना तो मूसा और ना ही एक बेतना कर सकते थे। वर्तमान में पटना के निकट, यानी कि फाहियान, वर्तमान में पटना के निकट ये महल मानव कृति नहीं बल्कि देवताओं से निर्मित आपका ये महल है, ये ऐसा माना जाता था। क्या, ये महल नहीं, ये क्या है, वर्तमान में पटना के निकट ये आपका क्या है, देवताओं से निर्मित आपकी क्या है, कृति है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, ये आप लोग देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का ये महल है, ये पाटलिपुत्र आपका क्या है, ये नगर है। एक जो क्या है, फाहियान ने कहा था, ये जो महल को देख के, ये किसी भी इंसान के द्वारा बनाया गया ये महल नहीं है, ये देवताओं के द्वारा निर्मित एक कृति है, निर्मित है, ऐसा कहा गया था। अब देखिए अशोक के हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए अशोक के स्तंभ को देखिए, ये भी आपके क्या है, ये कलाई थी एक तरीके से। लाल बलुआ पत्थर का देखिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है, पालिशदार स्तंभ है, ये देखिए आप लोग। और सारनाथ में आपको सारनाथ स्तंभ, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा, इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। इसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। ये जो आपका पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको सिंह चतुर्मुख कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 शेरों की मूर्ति आपको दिख रही होगी। एक इधर है, एक इधर को देख रहा है, एक आपको सामने को देख रहा है, एक इसके बैक में खड़ा है। आप इसको जिस तरफ से देखेंगे एक जैसा आपको दिखेगा, तो इसको देखते रहिए। और 4 जानवर इसमें, शेर है, हाथी है, घोड़ा है, बैल की आपको जानकारी मिलेगी। ये चारों जानवर दौड़ती हुई अवस्था में आपको दर्शाए गए हैं। 1950 में इसको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया। मध्य भाग में 24 तीलियों वाला एक चक्र है यहाँ पे। और क्या बोलता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये धर्म चक्र प्रवर्तन का एक प्रतीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। चारों दिशाओं में ये इसकी अपनी वो ख्याति फैलाए हुए है। अब देखिए आगे आते हैं आप लोग, अशोक के स्तूपाज को देखिए। 84,000 स्तूपाज बनाए थे अशोक ने। अब इसकी परिभाषा को देखिए, स्तूप क्या होते हैं, बुद्ध या बौद्ध जो होते हैं ना, बुद्ध या फिर जो भी बौद्ध लोग होते हैं, उन संतों की स्मृति, उनके शरीर के अधिशेष यानी कि उनकी अस्थियां, उनके दांत, प्रयुक्त वस्तुएं जो भी हों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से स्तूपाज कहते हैं। उन्हीं की वस्तुओं से निर्मित आपका क्या होता है, स्तूपाज होते हैं। प्रथम उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसको क्या माना गया, एक तरीके का ढेर माना गया है। किसका ढेर, इसका अर्थ है ढेर, काय का, राख का ढेर, आप एक तरीके से समझिए। प्राचीन स्तूप आपका कहाँ पे मिलेगा, पिपरहवा स्तूप है एक प्राचीन स्तूप, जो आपको यूपी में देखने को मिलता है। पिपरहवा का सबसे प्राचीन स्तूप यूपी का। सांची स्तूप ये रायसेन जिले मध्य प्रदेश में, अशोक द्वारा निर्मित 1818 में टायलर द्वारा खोज। इसमें 3 स्तूप शामिल हैं। कौन से, महास्तूप, काला स्तूप, तीसरा स्तूप आपका क्या है, एक और है महास्तूप, काला स्तूप और एक तीसरा स्तूप है।
अब ये जो महास्तूप है इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष आपके मिलते हैं। और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी वेदिका को पत्थर का बना दिया था। जो वेदिका होती है अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये स्तूप आज है, अभी मैं आपको बताऊंगा वेदिका क्या होती है। तो पुष्यमित्र शुंग ने उसकी जो लकड़ी की वेदिका थी उसको पत्थर का बनवा दिया था। और काला स्तूप ये क्या है, अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष इसमें मिलते हैं। अशोक के टाइम के जो धर्म प्रचारक हैं उनके अवशेषों से ये बना है। और जो तीसरा स्तूप है सारीपुत्र प्रकरण और महामोद गालायन के अवशेष इसमें मिलते हैं। अब यहाँ पे आइए भरूच का स्तूप आप लोग देख लीजिए। ये आपका कहाँ पे, ये भरूच का स्तूप आपका मध्य प्रदेश भरूच में। ये अशोक ने इसकी नींव रखी, पुष्यमित्र शुंग ने इसको पूरा कराया। 1873 में अलेक्जेंडर ने इसको खोजा। लाल बलुआ पत्थर का इसमें भी प्रयोग आपको देखने को मिलता है। ये भरूच का स्तूप आपका है। अब यहाँ पे आइए स्तूप की संरचनाओं को दिखाते हैं हम आपको। ये एक अर्धवृत्ताकार, ये देखिए कैसा एक अर्धवृत्ताकार आपको दिख रहा है ना, वैसी एक संरचना है, गोलार्ध है। पवित्र सामग्री इसको कहते हैं। ये जो है ना ये पवित्र सामग्री आपकी कहलाती है। और ये एक अंड 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 जैसी होती है, जो अंडा होता है ना उसके जैसी होती है। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना है। ये देखिए आप लोग छज्जे जैसी संरचना है, इसे हम हर्मिका कहते हैं। ये जो पूरी संरचना है इसको हर्मिका कहते हैं। ठीक है सर। और हर्मिका से एक मस्तूल निकला था जिसे यष्टि कहते थे। यष्टि, ये यष्टि आपकी, ये आपकी क्या है, एक मस्तूल यहाँ पे निकला होता है, यष्टि कहते हैं। और यष्टि पर 3 छतरियां आपकी लगी होती हैं। 3 आपकी क्या होती हैं, छतरियां लगी होती हैं। ये आपकी क्या है, ये ऊपर आप देख रहे हैं ये 3 छतरियां आपकी हैं। 3 छतरियां आपकी ये वाली आपको दिख रही होंगी, नहीं दिख रही होंगी फिर भी आपको दिख रही हैं। और चारों तरफ घूमने के लिए, चारों तरफ घूमने के लिए क्या है, प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ ये जो आपकी बाउंड्री है ना, ये आपको देखे, ये आपका जो गलियारा है चारों ओर आपको मिलेगा, इससे आप घूम सकते हैं चारों तरफ। और संपूर्ण संरचना के बाहर एक वेदिका थी, ये वाली, ये वेदिका थी। इसी को अभी हमने बताया था ना, अभी किसका नाम लिया था मैंने, ये आपको बताया था पुष्यमित्र शुंग ने। इसी ने क्या किया था, उस वेदिका को पत्थर का बनाया था। ये देखिए ये पत्थर का इसने बना दिया था इसी वेदिका को। तो आपको समझ आया होगा वेदिका क्या है। और ये जो गेट थे ये वाले, ये दरवाजे, ये चारों तरफ ये जो लगे हैं, इनको हम क्या बोलते थे, तोरण द्वार बोलते थे। क्या बोलते थे, तोरण द्वार बोलते थे। और ये आपकी क्या कहलाती थी, मेदी कहलाती थी, मेदी कहलाती थी। इसको भी आप याद रखना। अब स्तूप की संरचनाएं विशेषताएं देखिए। अंड जो शांति का प्रतीक था, पवित्र सामग्री थी। ठीक है सर। हर्मिका देवताओं का घर यानी कि पवित्रता का प्रतीक। वेदिका स्तूप के चारों तरफ बना हुआ एक घेरा, ये पवित्र भूमि का प्रतीक था जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग रखता था। छत्र जो बुद्ध के विचारों को, शिक्षाओं का प्रतीक था। श्रद्धा, सम्मान और उदारता के रूप में इसको जाना जाता था। तोरण ये स्तूप के चारों ओर बने प्रवेश द्वार हैं जो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेश को फैलाते हैं। अब यहाँ पे आइए अशोक के अभिलेख को पढ़ते हैं। बस हम लास्ट में आ चुके हैं, अशोक के अभिलेख को बस पढ़ेंगे, बस कहानी आपकी ओवर। अब देखिए अशोक के अभिलेख, अशोक के जो अभिलेख हैं देखिए, एक तो आपका शिलालेख है, इसको पढ़ेंगे, शिलालेख को पढ़ेंगे, स्तंभलेख को पढ़ेंगे, गुहालेख को पढ़ेंगे। शिलालेख में आपके 14 शिलालेख हैं और 13 आपके क्या हैं, लघु शिलालेख हैं, 14 बड़े शिलालेख हैं और प्रथम शिलालेख भी हैं। दीर्घ स्तंभ में आप 7 स्तंभ को देखेंगे और लघु स्तंभ में आप 5 को देखेंगे और 3 आपके गुहालेख हैं, इन सभी को देखेंगे। अब देखिए हम अशोक का जो इतिहास है ना वो हम अभिलेखों के आधार पर ही तय करते हैं। अशोक पहला ऐसा भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता से सीधे संबंध बनाया था, सीधे आपका क्या था, संबंध स्थापित किया था। तो ये आपको याद रखना है। और मैं क्या बताऊं, अभिलेखों की जो खोज है ना दोस्तों, अभिलेखों की जो खोज है वो टी फैनतेलर ने की थी। कब की थी दोस्तों, 1750 में टी फैनतेलर ने अभिलेखों की खोज की थी। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में उन अभिलेखों को पढ़ निकाला था कि ये चीज इसमें लिखी है। अब उनमें भाषा क्या थी, भारत में ब्राह्मी, पाकिस्तान में खरोष्ठी, अफगानिस्तान में अरेमाइक और एशिया माइनर तुर्की वाले में ग्रीक आपकी भाषा चलती थी। तो ये आपकी इनके अभिलेखों की भाषा है। भारत में ब्राह्मी, पाकिस्तान में खरोष्ठी, अफगानिस्तान में अरेमाइक, ग्रीक और एशिया माइनर वाला जो क्षेत्र है, तुर्की वाला जो है ना, उसमें ग्रीक आपकी भाषा चलती थी, ग्रीक लिपि चलती थी। अब यहाँ पे आइए आप लोग, पहले दीर्घ आपके देख लीजिए, दीर्घ आपके स्तंभलेख देख लीजिए, दीर्घ शिलालेख देख लीजिए। देखिए जो पहला शिलालेख है उसमें क्या कहा गया है, पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि नहीं करना चाहिए।
अहिंसा पे रहना चाहिए, समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं, हमारी संतान है, ऐसा कहा है। दूसरा क्या कहता है, पशु और मानव, पशु एवं मानव चिकित्सा के लिए इसने क्या किया, पशु और मानव के लिए चिकित्सालय होने चाहिए, समाज कल्याण के कार्य करने हैं। और दक्षिण राज्यों की जानकारी इसमें दी गई है, चोल, चेर, पांड्या, सतीपुत है, केरलपुत है, ताम्रपर्णी है, इनका उल्लेख मिलता है दूसरे आपके इस शिलालेख में। तीसरा आपका क्या है, अधिकारियों के बारे में बात करता है, रज्जुक है, युक्तुक है, प्रादेशक है। और ये बताया 5 वर्षों में भ्रमण करेंगे अपने राज्यों में, और माता पिता की सेवा, ये बातें भी इसमें की गई हैं। और ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाना, ये सारी बातें इस तीसरे इसमें कही गई हैं। चौथा जो आपका है, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म नीति की बात की गई है, जो युद्ध नीति की जगह शांति नीति की बात की गई है। पांचवा आपका धम्म महापात्रों की नियुक्ति की बात करता है, उनके कार्यों की चर्चा की गई है कि धम्म महापात्रों के कार्य क्या क्या होंगे। छठा कहता है आत्मनियंत्रण करो, यदि जन कल्याण की बात हो तो ये कहता है मेरे जो प्रतिवेदक हैं मुझे अवश्य अवगत कराएं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे मैं सो रहा हूं, चाहे मैं कैश भी कर रहा हूं, किसी भी हालत में हूं, आप लोग मुझे सूचित कर सकते हैं। मैं प्रजा के लिए सर्वत्र हाजिर रहूंगा और सब लोगों का हित करना मेरा पहला कर्तव्य होगा, ये अशोक कहता है इस छठे अभिलेख में। सातवां क्या कहता है, इसमें सभी धर्मों को धार्मिक सहिष्णुता की बात बताता है, सभी धर्मों के समन्वय की बात करता है सातवें में। आठवां कहता है धम्म यात्राएं, आठवें में इसकी मिलती हैं धम्म यात्राएं, समाज के विभिन्न वर्गों से इसने संपर्क किया जाके। और जो नौवां आपका है, इसमें सच्ची भेंट की बात की गई है तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है, सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां क्या कहता है, अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी जनता के हित में सोचें, जनता के हित में कार्य करें, जनता के लिए कार्य करें, यानी कि एक तरीके से गणतंत्रात्मक बातें कर रहा है बिल्कुल। 11वां क्या कह रहा है, धम्म नीति की व्याख्या की गई है, बड़ों का आदर, पशु हत्या पर रोक, मित्रों के प्रति उदारता। 12वां क्या कहता है, सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का निवेदन इसने भेजा था, निवेदन किया गया था सभी धर्मों के बीच में, ये 7वें भी कहता है ये। और इसमें क्या कहा गया, सबसे बड़ा इसका क्या था, जो कलिंग युद्ध है ना, उसकी जो इसमें ये 13वां है, ये आपका क्या है 13वें में आपको क्या मिलता है, कलिंग युद्ध की आपकी जानकारी मिलती है। और अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची, जैसे कंबोज, गांधार, राष्ट्रिक, आपका भोजक, पितनकी, आंध्र, नाबक, नागपक्ति और आपका परिधिमस, ये जानकारी मिलती है। और 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख, एंटियाकस जो सीरिया के नरेश थे, फिलाडेल्फस टालमी मिस्र के नरेश, एंटीगोनस मकदूनिया के, मगध सीरिन के थे, और अलेक्जेंडर जो एपरस थे वहाँ के थे। 14वें में इसने क्या कहा, सद्भावना की बात की गई थी। तो ये आपके शिलालेख हैं। अब जो 13 आपके और शिलालेख हैं वो आप लोग देखिए, यहाँ पे स्थल लिखे हैं और ये आपके राज्य हैं, ये जिला है। तो जो आपका एक है रूपनाथ, आपका शिलालेख है, एमपी में है, जबलपुर में है। कहाँ पे, एमपी के जबलपुर में। गुर्जरा आपका कहाँ पे, एमपी में ही है, आपका दतिया में है। सहसराम बिहार में और सासाराम में है ये जिला। बाबरू अभिलेख राजस्थान में है, जयपुर में। मास्की आपका कर्नाटक के रायचूर में, ब्राह्मी कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, और सिद्धपुर आपका कहाँ पे है, आपका ब्रह्मगिरी चित्रदुर्ग में है। और जंतिग रामेश्वर आपका ब्रह्मगिरी है, पश्चिमी क्षेत्र में। एरीगुडी ये आपका कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नूल में, आंध्र प्रदेश के कर्नूल में आपका है एरीगुडी। गोबीमठ मैसूर में है, कोप्पल जिला है। पाल किंगुडू ये गोबीमठ में है, ये समीपवर्ती क्षेत्र में ही है ये। और राजुल आपका मध्यगिरी आंध्र प्रदेश, कर्नूल में है। अरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर में। ये आपके 13 छोटे शिलालेख हैं। अब यहाँ पे आइए आप लोग, प्रथम शिलालेखों को आप लोग देख लीजिए। पृथक शिलालेख में अशोक कहता है समस्त प्रजा हमारी संतान है। अशोक ने अपने महापात्रों से सभी से निष्पक्ष न्याय के लिए कहा, किसी को भी अकारण कैद या यातना या दुख ना दिया जाए। सभी प्रांतों में प्रत्येक 5 वर्षों के लिए महापात्र अधिकारी भेजूंगा। ये मैंने आपको बताया था कि ये पहले तीसरे में भी आपकी ये बात की गई है। और द्वितीय में भी यही बात करता है कि अशोक कहता है समस्त प्रजा मेरी संतान है। वही सारी बातें घुमा फिरा के अलग अलग जगह पे लिखवा देता ताकि लोगों में बहुत ज़्यादा जानकारी फैले। अब इसके दीर्घ आप लोग देख लीजिए, दीर्घ आपके क्या हैं, ये बृहद आपके स्तंभ लेख हैं। अभी शिलालेख थे, ये स्तंभ लेख हैं पिलर वाले। एक तो मेरठ है जो पहले मेरठ में था,
एक टोपरा है जो पहले हरियाणा के टोपरा में था और बाद में दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक इसको उठा ले गया। प्रयाग स्तंभ जो पहले कौशाम्बी में था, इसको अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करा दिया था। और एक है लोरिया नंदनगढ़, जो कि मोर का चित्र इसमें देखने को मिलेगा। एक आपका लोरिया अरोरोजा स्तंभ लेक है जो कि बिहार में ही है। एक है रामपुरबा स्तंभ लेक जो कि 1872 में कार्लाइल ने खोजा था। ये बिहार के चंपारण जिले में आपको देखने को मिलेंगे। और आपके एक है भाबरू अभिलेख, भाबरू स्तंभ लेक जो मध्य प्रदेश में है। भाबरू स्तंभ लेक मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका मेरे ख्याल से कहाँ पे, ये मेरे ख्याल से आपका कहाँ पे, ये आपका राजस्थान में है। भाबरू अभिलेख कहाँ पे, राजस्थान में। यहाँ पे जो लिखा है ना, मैं इसको देख लूंगा क्या लिखा है, सही लिखा है या गलत लिखा है, एक बार देख लूंगा, क्योंकि ये नाम यहाँ पर भी हो सकता है, अभी देख लूंगा। ये सबसे लंबा स्तंभ लेक है, आप इतना याद रखना। भाबरू अभिलेख जो है वो सबसे लंबा स्तंभ लेक है। और क्या बोलता हूँ, फिर आपके अन्य आपके 5 आपके लघु स्तंभ लेक हैं। एक आपका रोमनदेई जो नेपाल में लुम्बिनी यात्रा का यहाँ पे जिक्र मिलता है। यहाँ पे इसने कर को था बहुत कम कर दिया था, 1/6 से लेके 1/8 कर दिया था। ठीक है। निगाली सागर स्तंभ लेक नेपाल में है। और ये कनक मुनि बौद्ध स्तूप का परिवर्धन है। जो कनक मुनि एक हुए हैं बौद्ध में, उनका एक स्तूप का परिवर्धन कराया गया है यहाँ पे। और सांची का जो स्तंभ लेक है वो रायसेन मध्य प्रदेश में है। अशोक ने महापात्यों के संघ भेद को रोकने का इसमें आदेश दिया था। और सारनाथ जो कि आपका वाराणसी में, अशोक ने अपने महापात्यों को संघ भेद रोकने का यहाँ पर भी यही आपका उद्देश्य इसका था। और कौशाम्बी जो आपका अशोक की पत्नी कारुबाकी और पुत्र तीवर से आपका क्या है संबंध रखता है, कौशाम्बी वाला, और इसको रानी अभिलेख कहा गया है। तो सबसे बड़ा जो अभिलेख है शिलालेख है वो आपका 13वां शिलालेख है। सबसे छोटा जो स्तंभ लेख है वो रोमनदेई आपका है। और सबसे लंबा जो स्तंभ लेख है वो आपका भाबरू अभिलेख है। तो ये आप याद रखना, इतने सारे मैंने आपको स्तंभ लेख करा दिए हैं। तो इतना मैंने आज की क्लास में मैंने बहुत कुछ करा दिया है। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था मैं इतना करा भी दूंगा, लेकिन अब मैंने इसको करा दिया है। तो आप लोगों से यही निवेदन है, अगर चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।